हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम पॉलिटी का एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजंस रिलेशंस टू सर्टेन क्लासेज। विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो यूपीएससी, बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस, इन तीनों परीक्षाओं के प्रीलिम्स में अक्सर इस टॉपिक से एक प्रश्न तो देखे ही जाता है, तो इसका महत्व इस लिहाज से है। तो शुरू करते हैं, एक एक बिंदु को ध्यान से पढ़ेंगे। विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान क्या है। अच्छा, विशिष्ट वर्ग ऐसे अगर हम देखें तो क्या है। विशिष्ट वर्ग में हम कह सकते हैं एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, महिला, वुमेन, यही होंगे विशिष्ट वर्ग। या हम कह लें माइनॉरिटीज़ जो हैं, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, यही विशिष्ट वर्ग होंगे। तो इनसे संबंधित क्या विशेष प्रावधान है, देखेंगे इस चैप्टर में क्या बातें दिया हुआ है, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। विशेष प्रावधान का औचित्य क्या है। विशिष्ट वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की आवश्यकता क्यों है। प्रस्तावना में उल्लिखित समानता और न्याय के उद्देश्य को हासिल करने के लिए, प्रस्तावना में समानता और न्याय की बात कही गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, धर्म, विश्वास, उपासना आदि की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, है ना। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तो जो समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, अगर इसको प्रदान करना है तो उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान करने पड़ेंगे। और संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आंग्ल भारतीयों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये विशेष प्रावधान संविधान के भाग 16 में धारा 330 से 342 ए में उल्लिखित हैं। ये है इम्पोर्टेंट। विशेष वर्गों यानी कि एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग, आंग्ल भारतीय आदि के बारे में विशेष प्रावधान कहाँ किया गया है, तो भाग की बात करें तो भाग 16 में किया गया है। भाग 15 में निर्वाचन है और भाग 16 में है विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद की बात करें तो 330 से लेकर 342 ए तक प्रावधान है। ये प्रावधान निम्न बातों से संबंधित हैं। तो भाग 16 में कौन कौन से विशिष्ट वर्गों के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 330 से 342 के बीच में विधायिकाओं में आरक्षण, विधायिकाओं में विशेष प्रतिनिधित्व, नौकरी एवं पदों में आरक्षण, शैक्षणिक अनुदान, राष्ट्रीय आयोग का गठन। जैसे हम बात करें 338 में है राष्ट्रीय 338 में है अनुसूचित जातियों के लिए विशेष मतलब अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, और 338 ए में है, फिर 338 बी में ऐसी बात कही गई है। तो आयोगों का गठन किया हुआ है। जांच आयोग का गठन, तो ये सारी बातें इसमें हैं। इन विशेष प्रावधानों का वर्गीकरण मुख्य रूप से निम्न वर्गों में किया जा सकता है। अस्थायी एवं अस्थायी, संरक्षणात्मक एवं विकासमूलक, इसको देखते हैं। विशेष प्रावधान एक अस्थायी एवं अस्थायी के रूप में बांटा गया है। कुछ प्रावधान संविधान में अस्थायी अंग हैं, जबकि कुछ एक खास समय के लिए काम करने वाले हैं। कुछ प्रावधानों का उद्देश्य इन वर्गों को सभी प्रकार के अन्याय एवं शोषण से बचाना है, जबकि कुछ प्रावधानों का उद्देश्य उनके सामाजिक आर्थिक हितों को बढ़ाना है। वर्गों का आधार, जो अलग अलग वर्ग उनके आधार क्या हैं। एक तो सामाजिक शैक्षणिक आधार हैं। मुख्य रूप से देखा जाए जो पिछड़ा वर्ग है तो पिछड़े होने का आधार क्या है। संविधान में जो कहा गया है पिछड़े होने का आधार दो माना गया है, एक सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा। लेकिन जो मतलब आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है तो यहाँ पे आर्थिक आधार भी जोड़ा गया है। खैर, वर्गों का आधार क्या है, यहाँ लिखा हुआ है कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है कि किन जातियों या जातीय समूहों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कहा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है कि किन जातियों या जातीय समूहों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कहा जाएगा। हर राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्र में किन जातियों
या जातीय समूहों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति माना जाएगा, संविधान ने यह तय करने का अधिकार राष्ट्रपति को दे रखा है। इंपॉर्टेंट शब्द है, राष्ट्रपति को दे रखा है। किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किस जाति या किस जातीय समूह को SC ST आदि माना जाएगा, इसका निर्णय करने का अधिकार संविधान ने यह तय करने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय को दिया है। इस तरह हर राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की सूची अलग अलग होती है। राज्यों के मामले में राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह मशविरा कर अधिसूचना जारी करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना में किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को जोड़ने या घटाने का काम सिर्फ संसद कर सकती है। यह काम राष्ट्रपति द्वारा फिर से अधिसूचना जारी कर नहीं किया जा सकता। राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रपति ने कई अधिसूचनाएं जारी की हैं और इन सूचियों में संसद द्वारा संशोधन भी किया गया है। उसी प्रकार संविधान ने नागरिकों के सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, जिन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग भी कहा जाता है, को निर्दिष्ट नहीं किया है। 2018 के 102वें संविधान संशोधन, इंपॉर्टेंट है ये, 102वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2018 में। राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट कर सकते हैं, जिन्हें संविधान के प्रयोजनों के लिए उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग माना जाएगा। बाद में 2021 के 105वें संविधान संशोधन अधिनियम ने उपरोक्त प्रावधान को संशोधित करते हुए यह प्रावधान किया कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य या यूटी के संबंध में केंद्रीय सूची में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट कर सकते हैं। जिन्हें केंद्र सरकार के प्रयोजनों के लिए उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग माना जाएगा। जहां तक राज्य का मामला है, राष्ट्रपति इस बारे में राज्यपाल से सलाह लेने के पश्चात ही अधिसूचना जारी करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की अधिसूचना में शामिल सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची में किसी को शामिल करना या घटाना केवल संसद द्वारा ही किया जा सकता है। राष्ट्रपति इस आशय की परवर्ती सूचना द्वारा नहीं। 2001 के 105वें संशोधन अधिनियम में यह भी स्पष्ट किया गया कि अभिव्यक्ति केंद्रीय सूची का अर्थ सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची है, जो केंद्र सरकार द्वारा और उसके लिए तैयार और अनुरक्षित है। इसके अलावा 2021 के 105वें संशोधन अधिनियम ने किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को अपने उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने और बनाए रखने का अधिकार दिया है। राज्य सूची या केंद्र शासित प्रदेश सूची में प्रविष्टियां केंद्रीय सूची से भिन्न हो सकती हैं। एक एक लाइन को ध्यान से देखें, स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। राज्य भी अपने स्तर पर बना सकते हैं, वो सूचियां जो है केंद्र की सूची से अलग भी हो सकती हैं। ऐसा संशोधन करके प्रावधान किया गया 105वां संशोधन 2021। हालांकि यह केवल कानून द्वारा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा तय किया जा सकता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों की तरह ही संविधान ने आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को परिभाषित किया है। इसके अनुसार आंग्ल भारतीय का मतलब ऐसे व्यक्ति से है जिसके पिता या उनका कोई भी पुरुष पूर्वज यूरोपीय वंश के थे, लेकिन वे भारत में आकर बस गए और इस तरह स्थायी रूप से न कि अस्थायी तौर पर बसे लोगों ने जिन्हें जन्म दिया है। अब अनुसूचित जाति SC और ST के लिए विशेष प्रावधान हमारे संविधान में क्या है? विधायिकाओं में SC ST जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। और कैसे आबादी है? आबादी के अनुपात में। कैसे?
आबादी के अनुपात में SC/ST के लोगों के लिए लोकसभा एवं राज्य की विधानसभा में सीटों का आरक्षण होगा। मूल रूप से आरक्षण के यह प्रावधान सिर्फ 10 वर्ष यानी 1960 के लिए था, लेकिन उसके बाद इसकी अवधि लगातार हर बार 10 वर्षों के लिए बढ़ाई जाती है और 2019 के 104वें संशोधन कब हुआ? 2019 के अनुसार यह प्रावधान अब 2030 तक लागू रहेगा। नौकरी एवं पदों के लिए SC/ST जनजाति का दावा। केंद्र और राज्य के सरकारी पदों पर बहाली करते वक्त प्रशासन की कार्यकुशलता पर प्रतिकूल असर डाले बगैर SC/ST के दावों पर विचार किया जाएगा। हालांकि 82वें संशोधन 2000 में केंद्र या राज्यों के सरकारी पदों पर बहाली की किसी परीक्षा में SC/ST के लोगों के लिए न्यूनतम अंक कम करने या पदोन्नति में मूल्यांकन के मापदंड घटाने का प्रावधान है। SC/ST के लिए राष्ट्रीय आयोग, ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय आयोग भी बना हुआ है। अनुसूचित जाति के तमाम संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा की जांच के लिए क्या SC जो है SCs के तमाम संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा की जांच के लिए राष्ट्रपति एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करेंगे और यह आयोग उनको अपनी रिपोर्ट देगा। धारा 338 में यह प्रावधान है कि अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन राष्ट्रपति कर सकता है। इस तरह अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक अधिकारों से जुड़े तमाम मुद्दों की जांच के लिए राष्ट्रपति राष्ट्रीय आयोग का गठन करेंगे और आयोग अपनी रिपोर्ट देगा। और यह है 338A में। 338 में क्या है? अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। 338A में क्या है? अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। राष्ट्रपति इन सभी रिपोर्टों को इन पर की गई कार्यवाहियों की रिपोर्ट के साथ संसद के समक्ष रखेंगे। पहले संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए एक संयुक्त आयोग का प्रावधान था और 2003 के 89वें संशोधन, तो सबसे पहले 89वें संशोधन 2003 से क्या हुआ, इसमें अलग किया गया। इस संयुक्त आयोग को 2 स्वतंत्र निकायों के रूप में बांटा गया। कब? 89वें संशोधन 2003 से। अब आगे अनुसूचित क्षेत्र, इंपॉर्टेंट है, ये सब प्रश्न आते हैं UPSC में, UPPCS में, यहाँ से प्रश्न आते हैं। अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन पर केंद्र का नियंत्रण एवं अनुसूचित जनजाति का कल्याण। अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन एवं राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्ट देने के लिए राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे। वे ऐसे आयोग का गठन किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन संविधान लागू होने के 10 वर्षों के अंदर इस आयोग का गठन अनिवार्य रूप से हो जाना चाहिए। इस तरह 1960 में आयोग का गठन हुआ। UN ढेबर इसके अध्यक्ष बनाए गए और आयोग ने 1961 में अपनी रिपोर्ट दी। 4 दशक बाद 2002 में दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में दूसरे आयोग का गठन हुआ। इसने अपनी रिपोर्ट 2004 में प्रस्तुत की। इसके अलावा राज्य में अनुसूचित जनजाति के कल्याण से जुड़ी योजनाएं बनाने एवं उन्हें लागू कराने के लिए राज्यों को निर्देश देने का कार्यपालक अधिकार केंद्र के पास है। ओके। पिछड़े वर्गों के विशेष प्रावधान, जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये प्रावधान है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 2024 के UPPCS प्रीलिम्स में प्रश्न आया हुआ है, तो महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसके बारे में पढ़ लें, छोटा सा पैराग्राफ है, पढ़ लें ध्यान से। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई। ओके। और 102वें संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा 102वें संशोधन अधिनियम 2018
द्वारा इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस उद्देश्य के लिए संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 बी जोड़ा गया। तो पहले देख रहे हैं कि 1993 में संसद के कानून के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया, यानी उस समय यह वैधानिक संस्था। लेकिन संविधान संशोधन अधिनियम 2018 102वां संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया और अनुच्छेद 338 बी में इसको स्थान दिया गया। पहले हम देखे थे कि SC ST के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था संविधान में अनुच्छेद 338 में, लेकिन 89वें संशोधन 2003 से उसको दो पृथक पृथक बनाया गया, 338 में SC के लिए, 338A में ST के लिए। और अभी 1993 में कानून के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया था, लेकिन 102वां संशोधन 2018 के द्वारा उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसी के अनुरूप राष्ट्रपति को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करना है, जो कि इन वर्गों के संवैधानिक सुरक्षा से जुड़े सभी मामलों का अनुसंधान करके तत्संबंधी प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपे। राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों तथा कृत कार्यवाही संबंधी ज्ञापन संसद में प्रस्तुत करेंगे। पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने एवं उनकी स्थिति में सुधार के लिए की जाने वाली कार्यवाहियों की अनुशंसा करने के लिए राष्ट्रपति आयोग का गठन कर सकते हैं। आयोग की रिपोर्ट उस पर की गई कार्यवाहियों की जानकारी के साथ संसद में रखी जाएगी। राष्ट्रपति ने अब तक 2 आयोगों का गठन किया है। 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित हुआ था। इसने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन इसकी अनुशंसाओं पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, क्योंकि आयोग की अनुशंसाओं को बहुत ही अस्पष्ट एवं अव्यावहारिक मान लिया गया था। इसके साथ ही पिछड़ेपन की अर्हताओं को लेकर सदस्यों की राय भी बहुत ही अलग अलग थी। दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1979 में BP मंडल की अध्यक्षता में हुआ। इसने 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसकी अनुशंसाओं पर भी 1990 में VP सिंह की सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की घोषणा किए जाने के पहले तक कोई ध्यान नहीं दिया गया था। तो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे मंडल आयोग भी कहते हैं, 1979 में इसका 79 में इसका गठन हुआ, 1979 में। 1980 में रिपोर्ट पेश की, लेकिन 1990 में VP सिंह की सरकार में इस पे अमल लाया गया और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% का आरक्षण दिया गया। अब आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष प्रावधान भी किया गया संविधान में, लेकिन उसको हटा भी दिया गया। देखिए क्या था, विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष प्रतिनिधित्व। 2020 से पहले राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामित करते थे, अगर समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो। इसी तरह 2020 से पहले किसी राज्य के राज्यपाल को भी आंग्ल भारतीय समुदाय से 1 सदस्य को राज्य विधानसभा में नामित करने की शक्ति प्राप्त थी, अगर समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो। मूल रूप से विशेष प्रतिनिधित्व का यह प्रावधान केवल 10 वर्षों के लिए था, 1960 तक के लिए, लेकिन उसके बाद से लगातार इस अवधि को हर बार 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया और 2020 तक अंतिम विस्तार 95 संशोधन 2009 द्वारा किया गया था। हालांकि 100 ये BPSC 2024 में क्वेश्चन पूछा गया प्रीलिम्स में। 104वें संशोधन अधिनियम 2019 ने आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के प्रावधान को हटा दिया, आगे नहीं बढ़ाया। संशोधन ने विधानसभाओं, लोकसभा और विधानसभा में नामांकन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के विशेष प्रतिनिधित्व के इस प्रावधान को समाप्त कर दिया है। नतीजतन यह प्रावधान 25 जनवरी 2020 से प्रभावी नहीं रहा। आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए सेवाओं और शैक्षणिक अनुदान में विशेष प्रावधान। स्वतंत्रता से पहले संघ के रेलवे, सीमा शुल्क, डाक, टेलीग्राफ सेवाओं में कुछ पद आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित थे।
इसी तरह आंग्ल भारतीय समुदाय के शिक्षण संस्थाओं को केंद्र और राज्यों द्वारा कुछ विशेष अनुदान दिए जाते थे। इन दोनों लाभों को संविधान के तहत प्रगतिशील कमी के आधार पर जारी रखने की अनुमति दी गई और अंततः 1960 में यह समाप्त हो गई। ठीक है, तो इसमें आंग्ल भारतीय समुदाय की तुलना में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बनाया गया। ठीक है, अच्छी बात है। कुछ अनुच्छेद देखें। अनुच्छेद 330, लोकसभा में एससी एवं एसटी के लिए सीटों का आरक्षण इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 330 में है लोकसभा में एससी एसटी का आरक्षण। 331 में आंग्ल भारतीय वाला था, ये अब इसका कोई मतलब नहीं है। 332 राज्यों की विधानसभाओं में एससी एसटी के लिए आरक्षण। तो दो अनुच्छेद ध्यान रहे। 330 में लोकसभा में एससी एसटी के सीटों का आरक्षण और 332 में विधानसभा में एससी एसटी के सीटों का आरक्षण। 333 भी ध्यान नहीं रखना है। 334 में भी छोड़ो इसको फिलहाल। 335 ये ध्यान रहे। 335 में क्या है, नौकरी एवं पदों पर एससी एसटी का दावा। ठीक है, अब इसमें ये तीन अनुच्छेद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है 338 अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से आता है प्रीलिम्स में क्वेश्चन। 338 में अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। 338 में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। 338 बी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। 339 भी ध्यान रहे, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर केंद्र का नियंत्रण एवं अनुसूचित जनजातियों का कल्याण। 340 भी ध्यान रहे, पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति। 341 में अनुसूचित जातियां हैं। 342 में अनुसूचित जनजातियां हैं। 342 ए में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की बात की गई है। तो इस वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।